ठीक है, समझे। नाउ आज का जो टॉपिक है, कल तक मैं इंटरफेरेंस बता चुका था, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मैंने बता दिया था। मैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मैंने बताया था क्या होते हैं। ये वो स्पेशल टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं जिसमें कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अक्कर्ड होते हैं ऑल्टरनेटिवली। मतलब अगर मैं इसे स्क्रीन पे ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, एक ब्राइट फ्रिंज दिखाएगा, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज, फिर उसके बाद ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क एंड सो ऑन। इस वे में वो मुझे फ्रिंजेस दिखाएगा, ठीक है, डार्क ब्राइट के। अब ये डार्क और ब्राइट के जो फ्रिंजेस बनेंगे, ये ब्राइट है ये डार्क है, ठीक है। तो ब्राइट और डार्क के जो फ्रिंजेस बनेंगे, डार्क उतना डार्क होगा जितना कि रूम में अंधेरा होगा। ब्राइट जो आप विजुअल लाइट यूज करेंगे। इसकी दो कंडीशन मैंने बताई थी, एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना चाहिए और दूसरा जो दो वेव हैं should be emitted from the coherent light source. coherent light source क्या होता है, they should have the सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सेम और सेम फेस में हो या फिर कांस्टेंट फेस डिफरेंस हो। मेन तो ये दो कंडीशन होती है। बाकी आप बता सकते हैं कि फॉर बेटर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए जो दो वेव है वो उनकी एम्पलीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड इसलिए सेम होना चाहिए ताकि डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क में और ब्राइट फ्रिंज कंप्लीटली ब्राइट होगा। क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, दोनों का सम जो कि मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम कितना होगा, दोनों का डिफरेंस जो कि जीरो होगा। तो इसी वजह से एकदम बेटर इंटरफेरेंस हमें दिखाई देता है जब इक्वल हो। मगर ये कंडीशन नहीं है, याद रखना। हम कंडीशन में लिखते जरूर है मगर मेन कंडीशन दो है ऊपर वाली। तीसरा मैंने चौथी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि जो दो लाइट सोर्सेज हैं, दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज है, दैट शुड नॉट बी वेरी क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, इनका सेपरेशन भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, स्क्रीन और सोर्स के बीच में सेपरेशन। तो ये टेम्परेरी कंडीशन है, मेन तो कंडीशन ऊपर वाली दो है। कोहेरेंट लाइट सोर्स मैंने बताया था कि कोई भी लाइट सोर्स, कोई भी दो सोर्सेज ऑफ लाइट को हम कोहेरेंट कब बोलेंगे, व्हेन दे एमिट्स द वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो उसे आप कोहेरेंट बोलोगे। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कोई भी दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। क्यों नहीं हो सकते भी इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कोहेरेंट? उसकी वजह क्या है कि अगर दो सोर्सेज आपने ऑन किए, दोनों से वेव निकल रही है, ठीक है, मान के दोनों से वेव निकल रही है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में भी हो सकते हैं, सेम वेवलेंथ भी हो सकते हैं, बट मैंने क्या बताया, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ हो सकते हैं उनके, मगर दोनों कभी भी साइमल्टेनियसली आप ऑन नहीं कर सकते। दोनों में कोई ना कोई माइन्यूट सेकंड का डिफरेंस रहेगा जिसकी वजह से एक टाइम लैप्स बन जाएगा। टाइम लैप्स होने का मतलब क्या हो गया, फेस डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, सेम फेस में नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से कोई भी दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कोहेरेंट नहीं होता। कोहेरेंट अगर तुम्हें बनाना है तो आप क्या कहेंगे, एक सिंगल लाइट सोर्स को किस में डिवाइड करेंगे, दो लाइट सोर्सेज में या दो से ज्यादा लाइट सोर्सेज में। समझ आ गया, एक सिंगल को दो या दो से ज्यादा लाइट सोर्सेज में डिवाइड करेंगे। कैसे, मानो मैंने एक लेजर लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसे ऑन कर दिया। अब कोई ऐसा सिस्टम बना दिया कि मैं इसे दो होल में से पास होने दूं या दो डिवाइड हो जाए, तो एक यहां से लाइट निकलेगी, एक यहां से, तो ये S1 और S2 एक तरह से बिहेव करेंगे दो लाइट सोर्स की तरह, जो कि दो इंडिपेंडेंट हो गए एक तरह से, मगर दोनों के दोनों कोहेरेंट है क्योंकि एक ही सोर्स से दोनों निकले हुए, एक ही टाइम पे डिवाइड हो। समझ में आ गया? तो इस वे में आप इसे प्रोड्यूस करेंगे कोहेरेंट लाइट सोर्स को। याद रह जाएगा, बताइए मुझे। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ मेन टॉपिक। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थीम मार्क्स के लिए। आई सजेस्ट कम से कम दो बार आपको इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है डेरिवेशंस की, क्योंकि कई बार आया हुआ है। हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूँ लेट टू सोर्सेज ऑफ लाइट है, टू सोर्सेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ कोहेरेंट लाइट सोर्स से एमिट हो रहे ऑन द वेव गिवन बाय, एक की वेव मान लो y1 इक्वल टू समथिंग a sin ओमेगा t है, और दूसरे की y2 इक्वल टू समथिंग b sin ओमेगा t प्लस में फाई है। नाउ टेल मी, क्या ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट लाइट सोर्स से एमिट हो रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों ऐसे पता चला आपको, अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या ये दोनों कोहेरेंट से ऑब्टेंड हो रहे हैं? यस सर। कैसे सर ओमेगा सेम है इनका। ओमेगा सेम है, किसने बोला ओमेगा सेम है? सर मनीष।
ठीक, मनीष ओमेगा सेम है दोनों में। ओमेगा सेम होने का मतलब क्या होता है? ओमेगा 2 पाई म्यू होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। एक ही मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी, यानी कि वेवलेंथ भी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम वेवलेंथ हो गया, है ना। एंड दोनों के बीच में देखो तो एक कांस्टेंट फेज है यहाँ पे फाई नोड का, फाई का। तो यहाँ पे फाई क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस दोनों के बीच में। तो तीनों कंडीशन आ गई ना। क्या होती है कोहेरेंट की? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड इन सेम फेज या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होने चाहिए। तो इट मींस ये दोनों कोहेरेंट लाइट से एमिट हो गए। अब ये दोनों वेव एक ही मीडियम में मूव कर रही है और दोनों आपस में सुपरइम्पोज होगी। सुपरइम्पोज होगी तो रिजल्टेंट वेव क्या बनेगा भाई? y1 प्लस में y2 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बोलिए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. y1 कितना है? a sin ओमेगा t है, प्लस में ये कितना है? b sin ओमेगा t प्लस में फाई है या नहीं है? Yes, sir. Yes, तो ये sir. कितना हो गया? a sin ओमेगा t प्लस में b sin ओमेगा t cos फाई प्लस में cos ओमेगा t sin फाई। यही होगा भाई? कोई डाउट है? बताइए मुझे, बोलिए बेटा। यही होगा, यही होगा। ठीक है, हाँ। अब मैं ऐसा कर दूं, साइन वाले एक तरफ कर दूं, कोस साइन ओमेगा टी एक साथ को, तो a प्लस में b cos ओमेगा टी हो गया, सॉरी b cos फाई हो गया, और दोनों से साइन कॉमन निकाल दिया। फिर प्लस में दूसरा क्या बनेगा? b sin फाई इंटू में cos ओमेगा टी, इंटू में ओमेगा टी। कोई डाउट है यहां तक? बताइए मुझे। ये आ गई y की इक्वेशन। क्लियर? मैंने कैसे किया? इन दोनों से साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल दिया तो कितना बच गया? a प्लस में b cos फाई बच गया, और यहां से cos ओमेगा टी कॉमन निकाल दिया तो कितना हो गया? b sin फाई बच गया। कोई डाउट है यहां तक? बोलिए बेटा। नो सर, नो सर। ठीक, ठीक है ना। अब अगर मैं देखूं, ना ऐसा को इससे पुट कर दो, पुट कर दो आप a प्लस में b cos फाई को एज ए r cos थीटा, और b sin फाई को एज ए r sin थीटा। ये पुट करते ही यहां से दोनों को, चलो अभी तो फिलहाल ये पुट को, तो y इक्वल टू कितना हो गया? कोई बताएगा? इसकी जगह r cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस में, इसकी जगह क्या आएगा? r sin थीटा cos ओमेगा टी। नाउ अगर मैं देखूं तो ये दोनों मिला के क्या बन गया मेरे पास? r sin ओमेगा टी प्लस में थीटा, ये बन गया ना। यस सर। तुम देखो तो ये एक रिजल्टेंट वेव आ गई, क्योंकि वेव की इक्वेशन मैंने इसमें में दिया था एम्पलीट्यूड और साइन ओमेगा टी की फॉर्म में, तो ये भी तो एम्पलीट्यूड ऑफ एंड साइन ओमेगा टी की फॉर्म में आ गया। पता होना चाहिए दिस इज रिजल्टेंट वेव। याद हो तो मैंने सुपरपोजिशन में यही बताया था कि जब भी दो या दो से ज्यादा वेव आपस में सुपरइम्पोज बनेगी तो एक नई वेव बनेगी, तो वो ये नई वेव है विद इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है? कोई बताएगा? विद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सर ऊपर वाली दो इक्वेशन को स्क्वायर करके सम कर देंगे। हाँ जी, विद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है? r है। और r कैसे निकालोगे? तुम देखो तो 1 और 2 को स्क्वायर ऐड कर दो, विद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है? r है। नाउ अब मैंने क्या बताया? एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या करना है आपको? स्क्वायर कर रहा है एंड ऐड करना है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग किस किस को भाई? इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो आप अगर जब स्क्वायर ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ध्यान से देखना चाहिए। दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी कि आपके पास आएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जब हमें sin स्क्वायर थीटा आएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड में, उसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। और यहाँ पे कितना आएगा? a प्लस में b cos फाई का होल स्क्वायर प्लस में b cos sin फाई का स्क्वायर।
नो इसे खोलोगे आप, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, है ना, प्लस में 2ab कॉस फाइव आएगा, प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव आएगा। नो इन दोनों से अगर आप देखोगे तो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बनेगा आगे, फाइनली देखो ये बताओ, ये आएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, साइन स्क्वायर फाइव जमा कॉस स्क्वायर फाइव कितना होता है अभी 1 हो जाएगा, प्लस में 2ab cos फाइव आ जाएगा। तो आप देखोगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab cos फाइव, ये अपने पास वैल्यू आ गई। कोई डाउट है, बोलिए किसी को डाउट है? तो मेरे पास ये आ गया। अब ध्यान से सुनना, हमें यहाँ पे जो टॉपिक मिला था, टॉपिक का नाम देखो तो मैंने क्या दिया हुआ इस टॉपिक का, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अभी तक मैंने कोई कंडीशन नहीं निकाली, अभी तक तो मैंने ये बताया कि जब दो वेव सुपरइम्पोज हुई तो एक नई वेव बन गई, वो नई वेव ये है, और उस नई वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इतना होगा, ये बताया ना भी एम्पलीट्यूड। नो अब आ जाओ तुम कंडीशंस पे, तुम्हें पता चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कल क्या बताया था मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, बताइए। मैक्सिमम फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आर शुड बी मैक्सिमम, तो पता है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए। यस सर। इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है एंड फॉर इट, इसके लिए क्या होगा भी, एंड फॉर इट आर शुड बी मैक्सिमम मैक्सिमम होना चाहिए। तो आर मैक्सिमम कब होगा, अगर मैं आर निकालू तो मेरे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos फाइव बनेगा, और दीज इंप्लाइज, अब मेरे पास फाइव कितना हो गया, 5 0 होना चाहिए। ध्यान दो, तुम्हें पता है कि दीज इंप्लाइज फॉर आर मैक्स के लिए, आर मैक्स के लिए cos फाइव शुड बी 1 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो देयरफॉर आर मैक्स कितना आ गया, अगर मैं आर मैक्स देखूं तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab बन गया, क्योंकि cos फाइव को 1 मान दिया, तो ये a प्लस बी बन गया, तो देयरफॉर आई मैक्स कितना आ गया भाई, आई मैक्स, हेलो सर a प्लस b का रूट, हाँ जी, आई मैक्स क्या होगा, आर मैक्स का स्क्वायर होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, जो कि देखोगे तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। आप प्रपोजली आओगे तो आई मैक्स आपके पास कितना हो जाएगा, समटाइम k मल्टीपल में a प्लस में b का होल स्क्वायर, वे k क्या है यहाँ पे, वे k कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है प्रोपोर्शनलिटी में, तो k यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अच्छा अब तुम्हें पता है कि ऑल्सो मैंने बताया कि फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए आपने क्या देखा है, कंस्ट्रक्टिव के लिए आपने देखा है कि cos फाइव कितना होना चाहिए भी, 1 होना चाहिए, और ये जब पॉसिबल है जब फाइव की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, 6 पाई हो जाए, पता है ना, एंड सो ऑन। तो मतलब क्या हो गया, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो आप कंडीशन क्या होगी, देयरफॉर आप कहेंगे कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन आई है अभी, I should be हाँ, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए द फेज डिफरेंस शुड बी, the phase difference should be क्या भाई, even multiple of पाई होना चाहिए। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए बताइए मुझे, even multiple of इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, याद है जाएगा ना। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें बताइए मुझे। नो सर। अच्छा इवन मल्टीपल ऑफ पाई का अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो क्या मतलब हुआ, समझिए ध्यान से देखना। सपोज को ये एक वेव है, एक ये वेव जा रही है, कल मैंने कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या बताया था आपको कि कर्स के ऊपर होना चाहिए, ट्रफ टर्फ के ऊपर, है ना। यस सर। तो yes sir यहां से स्टार्ट कर दो तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया भाई, 0 का। मगर हो सकता है कि वेव में यहां से स्टार्ट कर दो,
अगर मैं वेव यहां से स्टार्ट करता हूं तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया भाई? अगर यहां से आगे जाती है, यहां से यहां तक में फेज डिफरेंस कितने का हो गया? 2 पाई का हो गया ना, पता ना, 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई होता है, पता है इस बात का? यस सर। तो ये क्या हो गया? 2 पाई का फेज हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि वेव यहां से स्टार्ट हो जाए, यहां से स्टार्ट हो गया तब भी तो प्लस प्लस के साथ, टफ टफ के साथ, तो यहां से स्टार्ट होने में फेज डिफरेंस कितने का हो गया भाई? 4 pi. 2 पाई 4 पाई का। तो ये 4 पाई का फेज हो गया, एंड सो ऑन। तो मतलब क्या हो गया, कभी भी सेम फेज में कब आएंगे? जब फेज डिफरेंस 0 का हो, 2 पाई का हो, 4 पाई का हो या 6 पाई, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ही आएगा रिजल्टेंट, यानी कि 2 वेव का, है ना? ऐसे ही होगा। यस सर। दैट्स व्हाई फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। नाउ इसी तरह से अगर मैं फॉर डिस्ट्रक्टिव की बात करता हूं, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्ट नहीं, सॉरी 2 मिनट, अभी तो मैंने कंस्ट्रक्टिव कंप्लीट ही नहीं किया, 2 मिनट। नाउ अब अगर मैं इसके पार्ट डिफरेंस की बात करता हूं तो मुझे बताएगा पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? ध्यान दो, तुम्हें पता है कि यहां से यहां तक का पाथ कितना होता है? लैम्डा। यहां से यहां तक का पाथ कितना होता है? 2 लैम्डा। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस में देखूं तो क्या हो गया? इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो गया ना, लैम्डा हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए, 3 लैम्डा हो जाए, यही तो होगा। वैसे पार्ट डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इनटू में फेज डिफरेंस होता है, पता है इस फॉर्मूले का? यस सर। Yes, sir. याद रखना, यहीं से पता चल रहा है। लैम्डा के पाथ के लिए कितने का फेज चाहिए? लैम्डा के पाथ के लिए कितने का फेज चाहिए? 2 पाई का। तो 1 यूनिट पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा बाय 2 पाई हो गया फेज की टर्म में। तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इनटू में फेज डिफरेंस होता है, याद रखना। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना बताया आपने? एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो अब देखो तो ये कितना आ गया? एन लैम्डा। तो देयरफॉर यहां से दूसरी कंडीशन आ गई, देयरफॉर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या भाई? द, बोलिए ना, Part difference Part should difference be should be integral multiple of pi. the even part multiple difference of between pi. two wave should be क्या भाई? Even multiple of इवन lambda. नहीं, इंटीजर। क्या आएगा? एन लैम्डा। इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आएगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ Wavelength. वेवलेंथ आएगा। कोई डाउट है? No, sir. पक्का कोई डाउट नहीं है? नो सर। No, sir. ठीक है, अब आ जाओ डिस्ट्रक्टिव पे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नो, अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करता हूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कोई भी बताएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? तुम्हें पता है कि यहाँ पे सिंस अभी देखा था r इक्वल टू कितना बताया मैंने? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab cos cos 5। और तुम्हें पता है कि फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए, पता होना चाहिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी शुड भी क्या होनी चाहिए? minimum. शुड भी मिनिमम होना चाहिए। Yes, sir. एंड फॉर इट, इसके लिए क्या होना चाहिए भी? रिजल्टेंट मिनिमम होना चाहिए। फॉर इट जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी मिनिमम। हाँ जी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम। यस सर। अब तुम्हें पता है कि सिंस r इक्वल टू इतना है मेरे पास, तो देयरफॉर फॉर r मिनिमम के लिए cos फाइव क्या होना चाहिए? माइनस का 1 होना चाहिए। Yes, sir. देयरफॉर r इक्वल टू कितना आएगा भाई? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में माइनस 2ab, और ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा, और ये कितनी आ जाएगी? a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आएगा r मिनिमम। कोई डाउट है यहाँ तक? No, यानी कि r मिनिमम मेरे पास कितना हो गया? a माइनस b हो गया।
हाँ जी यही होगा ना भाई, Yes, sir. पक्का यही होगा। Yes, sir. आर Yes, sir. स्क्वायर सर, आर स्क्वायर मिनिमम। क्या गलत किया भाई पटेल जी बताइए। नो सर वो इंटेंसिटी, सॉरी हाँ सॉरी जी सर। कोई बात नहीं बेटा, सही मांगने की जरूरत नहीं है, हम तो यूं भी दानवीर है ना। तो therefore अगर मैं इंटेंसिटी देखूं तो कितनी आएगी, Directly proportional Minus to R B. square. आई मिनिमम देखूं तो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, Yes, sir. Yes, sir. तो यानी कि प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जो कि कितना है a माइनस बी हो A जाएगा। minus B. का तो whole therefore प्रोपोर्शनली लाऊंगा तो आई मिनिमम कितना आ गया अभी मेरे पास, सम कांस्टेंट। K. A minus B का whole square. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नो अब अगर मैं कंडीशन निकालने की कोशिश करूं तो मैं पता है कि सिंस फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या बताया मैंने कि cos फाई कितना होना चाहिए, -1. चलो -1 कब कब होता है, जब Pi फाई कितना हो, पाई हो, 3 थ्री पाई हो, 5 5 पाई हो Five. एंड सो ऑन, 7 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ pi. पाई, वेयर n क्या है यहाँ पे इंटीजर क्या हो सकता है यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक ना। तो देयरफॉर अब कंडीशन क्या आ गई, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, द फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए अभी, द फेज डिफरेंस शुड बी, नहीं बताओगे, Negative integral of नेगेटिव नहीं होता, ऑड मल्टीपल, क्या बोलोगे, ऑड Odd मल्टीपल ऑफ पाई। तो सिमिलरली अगर मैं पार्ट डिफरेंस की बात करता हूं तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, lambda by 2 pi into 2n पता है, minus 1 pi. हाँ जी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस होता है, तो लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस कितना है अभी, 2n minus 1 pi. तो अब पाई से पाई कटेगा तो आपके पास क्या आ गया, Lambda 2n minus 1 by 2. हाँ जी पालक, इसे क्या पढ़ेंगे आप बोलिए, क्या बोलेंगे, क्या कंडीशन होगी, बोलो बेटा, therefore फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बोलिए बेटा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, सर ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. बहुत बढ़िया, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव, the part difference between two wave should be क्या होना चाहिए भी, Odd multiple of ऑड मल्टीपल ऑफ lambda by 2. लैम्डा बाय 2, याद है जाएगा, Yes, sir. यस पक्का, कोई डाउट है, सर। नो कोई डाउट नहीं, No, sir. No, sir. चलो तो ये था तुम्हारे पास कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, कई न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे आते हैं, इस वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करना आज ही एसएल वाला सभी के पास होगी, इसके क्वेश्चंस करने कर दोगे। Okay, sir. Yes, sir. चलो अब आगे आ जाओ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो मैं इसकी फाइल मैंने कितनी बना रखी है, ठीक है। हाँ जी क्या होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये थ्री पार्ट है, जरा सा ध्यान से देखना, ये जो कल मैं एक्सपेरिमेंट बताना था ना आपको बाल के साथ, वो यही एक्सपेरिमेंट है, बस उसे मैंने मॉडिफाइड किया हुआ, इसने दो स्लिट यूज की हुई है S1 और S2, दिखाई दे रहा है, इसने क्या किया हुआ, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, या आप इसे सोर्स स्लिट कह सकते हो, फिर इसे दो स्लिट से डिवाइड करवाया गया है, S1 और S2, यहां से ये लाइट निकली है,
ठीक है। इसमें ये दोनों के बीच में, दो स्लिट के बीच का सेपरेशन को हम मानते हैं स्मॉल डी। ये सेपरेशन यहाँ और यहाँ के बीच में कंप्लीट, ये जो दो स्लिट है उसके बीच में। यहाँ पे हम स्क्रीन रखते हैं इस जगह पे। ये आपके पास स्क्रीन है, ध्यान दो। ये चीज कल मैंने जो तुम्हें समझाया था कि भाई सोर्स तो लेजर लाइट यूज कर लो और बीच में एक बाल लगा दो, तो बाल के उस साइड के बीच में एक बाल लगा दिया तो इस साइड की लाइट होगी S1, इस वाले की लाइट होगी S2। स्क्रीन मैंने बोला था अपनी छत को बना लो। तो अब होगा क्या समझिए, तुम्हें पता है कि जो वेव आएगी वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आएगी, लाइक दिस। मान लो ये कंस्ट्रक्टिव है, यानी कि वो क्रस्ट है, ये ट्रफ है, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, यूं वेव आएगी। अच्छा याद रखना, यहाँ पे ये जो फेयर लाइन मैंने बनाई है वो किसके लिए बनाई है? क्रस्ट के लिए। और ये जो डॉटेड लाइन बनाई है वो किसके लिए बनाई है मैंने? ट्रफ। ट्रफ के लिए। याद आ जाएगा, बोलिए मुझे। यस सर। ठीक। नो अब क्या होगा कि यहां से एक लाइट S1 और S2 से दो लाइट निकलेगी, S1 और S2 से लाइट निकलेगी। किस वे में निकलेगी, ध्यान से देखना। ये पहले मान लो एक क्रस्ट लिखना, फिर ये ट्रफ लिखना एक, फिर ये क्रस्ट लिखना, इसी तरह से यहां पे भी ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, ट्रफ, इसका भी ट्रफ निकला, फिर इसका क्रस्ट लिख लेगा, फिर इसका भी क्रस्ट लिख लेगा, ये S2 का, फिर S1 का ट्रफ लिख लेगा, फिर S2 का भी ट्रफ निकलेगा, बना दोगे इस तरह से क्रस्ट ट्रफ। ये जो डॉटेड है वो ट्रफ के लिए, जो फेयर लाइन है वो किसके लिए? बोलिए बेटा। क्रस्ट। हाँ, अब धीरे धीरे ध्यान से देखना चाहिए। तुम देखो तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे दोनों ही मिल गए ना, क्रस्ट क्रस्ट मिले ना। यहाँ पे देखो तो दोनों ही मिले ट्रफ ट्रफ, मिले नहीं मिले? यस सर। यहाँ पे देखो तो दोनों क्रस्ट क्रस्ट मिल गए, यहाँ पे देखो तो दोनों ट्रफ ट्रफ मिल गए। मतलब ये जो लाइन जाएगी ये क्या बनाएगा? ब्राइट फ्रिंज। कैसा बनाएगा? राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा। अब इसके बाजू वाला देखो, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूं, यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ दोनों मिले हुए इस जगह पे, दिखाई दिया? यहाँ पे भी क्रस्ट ट्रफ दोनों मिले हुए, यहाँ पे भी क्रस्ट ट्रफ दोनों मिले हुए। तो इन सभी लाइन को अगर मैं मिलाता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा? डार्क। डार्क फ्रिंज। इसके आगे देखो, इसके आगे यहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट दोनों मिले हैं, यहाँ पे, वहां पे ट्रफ ट्रफ, यहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट, यहाँ पे ट्रफ ट्रफ, है ना? तो इसके आगे देखो तो ये कौन सी बन गई? लाइट। ब्राइट। लाइट नहीं होता, ब्राइट होता है बेटा। ब्राइट सर। हाँ हाँ समझ गया, पाला के तू ना। अगला ध्यान तो क्या है, इसी तरह से नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे देखो तो क्रस्ट ट्रफ बना है ना? यहाँ पे भी क्रस्ट ट्रफ, यहाँ पे भी क्रस्ट ट्रफ। तो ये कौन सा बन गया? डार्क। 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 नो
इसके आगे देखेंगे, ध्यान दो, ये वाला ट्रफ है, ये वाला क्रस्ट है, ये वाला ट्रफ है, तो यानी कि ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, Right. ब्राइट, है ना। तो मतलब ये पूरा का पूरा ब्राइट फ्रिंज बना, फिर ये पूरा का पूरा डार्क फ्रिंज बना, फिर ये पूरा का पूरा ब्राइट फ्रिंज बना, फिर ये पूरा का पूरा डार्क फ्रिंज बना, फिर ये ब्राइट फ्रिंज बना। दिखाई दे रहा है, ये ब्राइट का रीजन हो गया, ये ब्राइट का रीजन हो गया, बीच में डार्क हो गया, फिर ये ब्राइट का रीजन हो गया, बीच में डार्क हो गया। तो इसमें में आपके पास फ्रिंजेस बनती है। दिखाई दे रहा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें में डार्क ब्राइट फ्रिंज बनेंगे। तो ऑल्टरनेटिंग कर्स्ट बन रहा है, ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट बन रहा है, तो इससे क्या बोलेंगे, कौन सा इंटरफेरेंस बना है यहाँ पे, Sustained interference. सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, याद रखना, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो यही चीज मैंने इसकी 3 पार्ट में लिखवाया हुआ है, क्योंकि एक बार एक्सप्लेन करना आया हुआ तो हमने बताया भी है, उस हिसाब से लिखवाया भी है कि द एक्सपेरिमेंट इज सेट अप इज सोनिम फिगर इन व्हिच एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। एस कौन सा सोर्स है भी यहाँ पे, Monochromatic. Monochromatic light. मोनोक्रोमेटिक के लिए आप लेजर बीम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, S1 और S2 क्या है, 2 स्लिट्स है। देखो तो ये S1 S2 क्या है, 2 स्लिट्स है, S1 और S2 ये 2 स्लिट्स है। The source S emit करेगा wave which incident on this slit in form of wave front। तुम देखो तो ये लाइट एमिट कर रहा है जो कि स्लिट के ऊपर वेव फ्रंट की फॉर्म में फॉल कर रही है, और S1 और S2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इस वेव फ्रंट को एंड एक्ट एज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस एंड बिहेव लाइक ए क्वाड्रेंट लाइट सोर्स। पता था S1 और S2 इस वेव फ्रंट को डिवाइड कर रहा है, किसे डिवाइड कर रहा है। Wavefront को। अच्छा, ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ था। देखो इंटरफेरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, दूसरा होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या क्या बताया मैंने, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। Different division of amplitude. Amplitude. हाँ ये चीज आप सीबीएसई में नहीं पढ़ोगे, खाली कंपटीशन में है। एक क्वेश्चन आया तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। 2 टाइप के होते हैं, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसका एग्जाम्पल है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का या डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का। Division of wavefront. हाँ ये चीज याद रखना, बस यही क्वेश्चन आया हुआ था नीट में। तो यहाँ पे वेव फ्रंट डिवाइड हो रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, S1 और S2। जो S से वेव फ्रंट आ रहा है उसमें 2 में डिवाइड होगा, और तुम्हें पता है हाइजेंस के अकॉर्डिंग इस वेव फ्रंट पे क्या होंगे, सेकेंडरी वेवलेट होंगे, होंगे नहीं होंगे, Yes, sir. और वो सेकेंडरी वेवलेट एक्ट करेगा एज ए फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, यस सर। Yes, sir. जिसकी वजह से वेव निकलता है। S1 S2 शोन इन द फिगर। यहाँ पे मैंने बताया फेल लाइन जो है वो किसके लिए, क्रस्ट के लिए, और डॉटेड लाइन किसे डिनोट करती है, बोलिए ना, Trough. ट्रफ। Trough के लिए। अब 2 वेव निकल रही है S1 और S2, वो सुपर इम्पोज होते हैं फॉर्मिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन वेयर क्रस्ट और ट्रफ सुपर इम्पोज। तो कैसा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कैसा फ्रिंज बनेगा, ब्राइट बनेगा। और जहां पे क्रस्ट ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज होगा वहां पे कैसा बनेगा, Dark. Dark fringe. अभी मैंने वही चीज आपको यहाँ पे करके दिखाया है, दिखाया था। Yes, Yes, sir. sir. Yes. ये डायग्राम बनाने का बस यही मतलब है कि आपको दिखा सकूं कि कैसे ब्राइट, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है। ये वाला डायग्राम ना मैंने खुद कंप्यूटर से बनाया था, सोचो कितना दिमाग लगाया होगा। ये कंप्यूटराइज्ड डायग्राम है, खुद का हाथ का बनाया हुआ। तो ध्यान दो, इन द वेव क्रस्ट कर्व therefore on the screen we have the alternating dark and bright fringe, जिसे हम क्या बोलेंगे, sustained interference। कोई डाउट है किसी को। No, sir. अच्छा, एक्चुअली सुपर इम्पोज यहाँ तो मैंने वेव फ्रंट की फॉर्म में बताया, वेव की फॉर्म में कैसे होता है, जैसे ये S1 और S2 ये 2 फिगर मैंने यहाँ पे दिखाए हुए, S1 और S2। S1 से वेव निकली, कितनी वेवलेंथ है, S1Q। देखो तो कितनी वेवलेंथ है, यहाँ पे कितनी दिखाई हुई है मैंने, 7, गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 तक पहुंच गया, 7 लैम्डा हो गया पाथ डिफरेंस SQ का। बेटा दिखाई दे रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. S2Q देखोगे तो कितनी वेवलेंथ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी वेवलेंथ है यहाँ पे। No. 9. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक जेई मेन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। जेई मेन में 2 मिनट सर का फोन आ रहा है।
इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ था। आप देखो तो यहाँ पे कितना है, 7 लैम्डा की वेवलेंथ है, यहाँ पे 9 लैम्डा की वेवलेंथ है, दोनों मिलके यहाँ पे सुपर इम्पोज हो गई है। तो मुझे बताइए कि ये क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि पार्ट डिफरेंस कितने का हो गया अगर देखो तो 2 2 lambda. lambda। 2 lambda। तो कंस्ट्रक्टिव। सिमिलरली यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाई है, इसमें देखो तो वेवलेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई है पूरी। हाफ में हाफ है वहाँ पे दोनों में। क्या मुझसे गलत नापा गया क्या? चलो जो भी है, इसने दिखा रखा है 9.75 वेवलेंथ है और दूसरे वाले में 7.25 वेवलेंथ है। आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ गया, 2.5 का हो गया, है ना? यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आ गया, आया नहीं आया? यस सर। Yes sir। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आ गया। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आ गया तो कैसे बनेगा भी, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव? Destructive। डिस्ट्रक्टिव, ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव बनेगी। हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, कोई डाउट किसी को डायग्राम में? No sir. No sir. तो फिर आज की क्लास यहीं पे रहने मैं ऑफ को। एक चीज जो पूछनी थी तुमसे,